और यादव। थैंक यू प्रभात झा जी। श्रीमान, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस बहुत महत्वपूर्ण चर्चा में हिस्सा लेने के लिए मुझे मौका दिया। मैं अभी आदरणीय दिग्विजय सिंह जी को और आदरणीय प्रभात जी को सुन रहा था। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहता हूं कि जब प्रभात जी बोल रहे थे तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता था जैसे मध्य प्रदेश की विधानसभा में बहस चल रही है। अन्य बातों की मैं बाद में चर्चा करूंगा। दो बातें जिनकी चर्चा अभी अभी प्रभात जी ने की, एक फसल बीमा योजना की, उसमें पहले सरकारी कंपनियां थीं जो बीमा का मुआवजा दिया करती थी और वो 85% तक दे देती थी। अब आपने निजी कंपनियों को दे दिया, वे 15% देती हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि प्रीमियम का कितना पैसा कंपनियों को जाता है और कितना पैसा किसानों को मिलता है अगर उनकी फसल नष्ट हो जाती है तो। दूसरे, फूड प्रोसेसिंग की, दूध से लेके अन्य कई चीज़ों की इन्होंने जिक्र किया। ये सही है कि इन मामलों में भारत की स्थिति कंपैरेटिवली बहुत अच्छी है, बल्कि दूध के मामले में तो नंबर 1 पर है। लेकिन जो अन्य पेरिसेबल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, उनके लिए जो फूड प्रोसेसिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, 10-12 साल पहले तक ये विभाग आपके कृषि मंत्रालय में ही था, अलग हो गया। लेकिन फूड प्रोसेसिंग हमारे यहाँ 2-3%, 4% से ज़्यादा नहीं हो पाई। हो सकता है 4% भी ना हो, जबकि ब्राज़ील में ये 80% है। नतीजा उसका ये होता है कि हर साल इस देश में 50,000 करोड़ से लेके 60,000 करोड़ की फल, सब्जियां, मीट सड़ जाते हैं या फेंक दिए जाते हैं हर साल। कोई व्यवस्था, कोई टेक्नोलॉजी इस तरह की नहीं है कि हम अपने फलों को, अपने अन्य उत्पादों को बचा सकें। क्या कारण है कि जो विदेशों से आया हुआ सेव है, अभी आप हम खान मार्केट के सामने रहते हैं, वहाँ से लाएं तो बिल्कुल रसीला है, और हमारे यहाँ का इतना बढ़िया सेव होता है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश का हो, चाहे कश्मीर का हो, चाहे अब उत्तराखंड में भी अच्छा होने लगा है, लेकिन वो 2-3 दिन बाद ही वो बिल्कुल उसमें फ्रक्टोज और ग्लूकोज जैसी स्थिति हो जाती है और फसफसा हो जाता है। हम अभी कुछ नहीं कर पाए उसमें। तो ये चीज़ें जो हैं, ये टेक्नोलॉजी का प्रयोग जब तक नहीं करेंगे नई, तो सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा फार्म आउटपुट अमेरिका के बाद हिंदुस्तान का ही है। इसके बावजूद किसान गरीब क्यों है, किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? क्योंकि हम कर्ज माफ़ी की बात करते हैं। कर्ज माफ़ी से कोई किसान का भला होने वाला नहीं है। दिग्विजय सिंह जी ने इशारा किया था, कई बार कर्ज माफ़ होने के बाद जो तरीका है, जो अधिकारी फार्मूला निकालते हैं, वो ऐसा बनाते हैं कि जिसने कभी कर्ज
रिपे न किया हो, सिर्फ उसी का कर्ज माफ़ हो पाता है। अगर एक किस्त भी दे दी किसी ने तो उसका कर्ज माफ़ नहीं होगा। इसलिए अब किसान ये मानने लगा है, जो कर्ज लेता है, कि किसी न किसी दिन कोई सरकार माफ़ करेगी ही, इसलिए पैसा देने से कोई फ़ायदा नहीं, इसका कर्ज चुकाने से कोई फ़ायदा नहीं, कोई उससे लाभ नहीं होने वाला है। लाभ तभी हो सकता है जब किसान को आप इस तरह की सहूलियतें दें जिनकी उनको ज़रूरत है। नई टेक्नोलॉजी, पंडित नेहरू ने कहा था आज़ादी के तत्काल बाद, एवरीथिंग कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर। एवरीथिंग कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर। लेकिन हमारे देश में अब बिल्कुल उल्टा हो रहा है। 70 में एग्रीकल्चर का जो हिस्सा था वो 43% था हमारी जीडीपी में, और अब रह गया है 11% कुछ, पिछले 12% होगा, उससे ज़्यादा नहीं। हालांकि उसका कारण ये भी है कि दूसरे सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई, लेकिन जीडीपी में हिस्सा गिरा और खेती पर निर्भर रहने वाले लगभग लोग उतने ही हैं जितने पहले थे, 2-1% का। तो इसका सीधा अर्थ हुआ कि किसान गरीब हुआ, किसान की आर्थिक स्थिति खराब हुई। और जो नई टेक्नोलॉजी लाए भी आप, कुछ नए सीड्स वगैरह देने की कोशिश की, जैसे बीटी कॉटन। बीटी कॉटन से किसान, शुरू में तो किसानों ने, वो खराब हुई, इतना महंगा बीज था कि लोग आत्महत्या करने के लिए बेबस हो गए, लेकिन बाद में वो काम कर गई। लेकिन बीज कितना महंगा है उसका? कम से कम 4 गुना महंगा है। जो हमारा है उसमें, उससे 4 गुना महंगा है। खेती पर अब भी, जैसा मैंने कहा, कि लगभग 58% से लेकर 60% लोग निर्भर करते हैं। टोटल जो आप अभी भारत सरकार की बात कर रहे थे, जब तक एग्रीकल्चर को बजट आप नहीं देंगे तब तक आप कितनी ही घोषणाएं करते रहिए, कितनी ही बातें करते रहिए, कितनी ही ये कहते रहिए कि मैंने, जितनी कैबिनेट मीटिंगें हुई हैं सब में किसानों के लिए फैसले हुए हैं। जो पिछला बजट था उसमें टोटल यूनियन बजट का केवल 2.3% एग्रीकल्चर के लिए अलॉट, एलोकेशन केवल 2.3%। जो सेक्टर देश को के 58-60% लोगों को रोजगार देता हो, जिस पर निर्भर हों लोग इतने बड़े पैमाने पर, उसके लिए बजट 2%, और जो 1% नहीं दे सकते हैं उनके लिए 16%, 20%, 70%, 18%। तो स्थिति इतनी खराब है, इतना, आप कितना ही कोई कहे, हालांकि केवल आप जिम्मेदार नहीं हैं, हम लोग भी जिम्मेदार। कुछ दिनों हम लोग भी सत्ता में रहे, कुछ ये सत्ता में रहे, जो रहे, खेती की उपेक्षा, किसानों की उपेक्षा निरंतर हुई है। खेती और किसान मंत्रालय का नाम रख देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। खेती माने किसान, किसान माने खेती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने कहा था, ये इंपोर्ट लिबरलाइजेशन जो है, आपने बार बार, प्रभात जी ने स्वामीनाथन साहब का नाम लिया है।
स्वामीनाथन साहब ने ही लिखा है कि इंपोर्ट लिबरलाइजेशन जो हुआ है उससे किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हिंदुस्तान में हुआ है। तो उनको आप कोट तो करते हैं, लेकिन उस पर अमल करने का प्रयास नहीं किया जाता। मेरा तो उनसे बहुत हमेशा होती थी। संयोग से जब मैं उस सदन में था और एग्रीकल्चर कमेटी का चेयरमैन में लगभग 4 साल रहा, स्वामीनाथन साहब भी उस कमेटी के मेंबर थे और उनसे बहुत कुछ हमें सीखने को मिला, हमारी पूरी कमेटी को सीखने को मिला। देश के इतने बड़े एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। तो उन्होंने खुद कहा ये इंपोर्ट लिबरलाइजेशन जब हमारे यहाँ ज़रूरत पड़ती है तो बजाय इसके कि हम अपने उत्पादकों को ज़्यादा दें, पैसा बाहर से मंगाना शुरू कर देते हैं। होता है तब भी मंगाते हैं। अब मैं यहाँ आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहता हूँ कोई, लेकिन चर्चा यही होती है कि यहाँ होने के बावजूद जो इंपोर्ट किया जाता है वो दूसरे अल्टीरियर मोटिव से किया जाता है। दूसरे पर्पस से। अब स्थिति क्या है इस वक्त? स्थिति ये है कि कोल्ड स्टोरेजेस में आलू भरा हुआ है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद से लेकर कन्नौज, इटावा, फिरोजाबाद, आगरा, ये ऐसे ज़िले हैं जिनमें बहुत बड़े पैमाने पर आलू पैदा होते हैं, बहुत बड़े पैमाने। कोल्ड स्टोरेज से आलू निकल नहीं रहा है, कोई खरीदने को तैयार नहीं है और उम्मीद ये है कि अब की ज़्यादातर, ये आशंका है, उम्मीद छोड़ी, उम्मीद गलत शब्द में बोल गया, आशंका ये है कि लोग, किसान अब की आत्महत्या करने के लिए विवश होंगे। कोल्ड स्टोरेज के मालिकों को भी नुकसान और किसानों को भी नुकसान। किसान इसलिए निकालने नहीं जाता है कि जितना किराया कोल्ड स्टोर का है उससे कम पैसा उसे आलू बेचने में मिलेगा। अगर वहाँ से उठाएगा नहीं तो कोल्ड स्टोर मालिक को कुछ नहीं मिलेगा, उस किराया नहीं मिलेगा, उसका भी नुकसान हुआ और किसान का तो नुकसान हो ही गया। यह हालत है। अभी थोड़े दिनों पहले सब्जियों की स्थिति ये हो गई थी कि बाजार में ले जाता था टमाटर को किसान, तो ट्रैक्टर के डीजल के पैसे के बराबर उसे पैसा नहीं मिल पाता था, तो उलट के चला आता था। गायें सड़क पे टमाटर खाती। लौकी और तोरई की स्थिति ये थी कि 2 रुपए में चाहो तो जितनी चाहो उतनी लौकी रखा रहता है, उसकी डलिया, उसमें से चाहो उठा लो, 2 रुपए ले जा। 1 रुपए की तोरई ले आइए, 4 दिन की सब्जी बन जाएगी आप। और अब जब किसान के यहाँ से निकल गया तो पता चला कि टमाटर सेव से ज़्यादा महंगा हो गया। पुलिस लगानी पड़ी, पुलिस। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स हों, चाहे कोई हो, लेकिन जब किसान के पास किसान की फसल की उपज आती है तब चाहे जो फसल हो उसका बुरा हाल होता है, और द मोमेंट वो किसान के यहाँ से चली जाती है वैसे ही उसकी स्थिति सुधर जाती है। आप पता कीजिए कि ये आज़ादपुर मंडी में कागज पर एक्चुअल अगर 100 करोड़ या 200 करोड़ रुपए की बिक्री होती है रोजाना, तो कागज पर 5000 करोड़ की हो जाती है। वो कौन सी मार्केटिंग है? वायदा बाजार।
हम लोगों ने रिकमेंड किया था एग्रीकल्चर कमेटी ने कि इस पर पाबंदी लगाइए, वादा कारोबार पर। कागज पे लिखा पड़ी केवल, आप महंगाई को रोक ही नहीं सकते। जब महंगाई बढ़ती है तो उसका एक कारण होता है यही वायदा कारोबार, उस पर पाबंदी नहीं कभी लगती। और उसकी वजह से जब तक किसान के पास रहता है तब तक कुछ नहीं, किसान के पास गया उसके बाद कीमत बढ़ी। अभी बोलेंगे 15 मिनट अभी तो शुरू कर, अभी तो फ्लो बने। अभी जो ग्रोथ रेट है एग्रीकल्चर की, वो पिछले 25-30 साल में कभी 1% हो जाती, कभी 2%, कभी 2.5%, कभी 3%, कभी कभी 4% हो गई। तो जब तक सस्टेन्ड ग्रोथ रेट नहीं होगी तब तक आप इस देश की ये आर्थिक स्थिति को नहीं सुधार सकते, किसानों की आर्थिक स्थिति को नहीं सुधार सकते। किसानों को हमने दिया क्या? कर्ज माफी की बात कर दी और तो कुछ किया नहीं। टेक्नोलॉजी में वो ट्रैक्टर लाता है, खुद अपनी तरफ से लाता है, ट्यूबवेल लगाता है, अपनी तरफ से लगाता है, खाद लाता है तो कई बार तो स्थिति ये होती है खाद डीएपी नहीं उपलब्ध होती है और लेने जाता है, वहाँ लाइन लगती है, लाठी पुलिस की खानी और पड़ती है। इसलिए क्योंकि यहाँ कोई सिस्टेमेटिक वे में कि कितनी खाद पड़नी चाहिए, कितना पानी दिया जाना चाहिए, इसकी व्यवस्था नहीं की। आप जानते हैं कि जल स्तर नीचे लगातार गिर रहा है। क्यों गिर रहा है? एक तो उसको रोकने की व्यवस्था नहीं है, रिचार्ज करने की ज़मीन को फिर से व्यवस्था नहीं कहीं की गई, और दूसरे जो दोहन है उससे वो बहुत ज़्यादा होता है। दुनिया के दूसरे देशों में ब्राज़ील या चीन की तुलना में हिंदुस्तान का किसान 2 से लेकर 4 गुना पानी का प्रयोग करता है। 4 गुना पानी का प्रयोग, जबकि उसके 1/4 से ही काम चल सकता है। अगर आपने स्प्रिंकल सिस्टम या ड्रिप सिस्टम की टेक्निक को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित किया होता तो जो पानी की समस्या है वो हल हो सकती थी। आज भी इस देश में आज़ादी के इतने लंबे अरसे के बाद 65% जमीन असिंचित है। अगर उस जमीन को सिंचित बना दें आप तो आबादी की बढ़ोतरी के बाद भी कभी आपको एक दाना किसी भी अन्न का, किसी भी चीज़ का इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। वो आने वाली कई पीढ़ियों तक के लिए ये आशंका निर्मूल हो जाएगी कि हमारे लोगों को के सामने कभी खाने की फूड स्केर्सिटी की समस्या हो सकती है। अभी रुकिए साहब, लीडर्स के लिए अनलिमिटेड। अच्छा देखिए, किसान ट्रैक्टर लेता है, पानी की व्यवस्था आप नहीं दे पा रहे पानी, तो पंपिंग सेट लगाता है। तो ये जीएसटी में ट्रैक्टर पे 28% और पंपिंग सेट पे भी 28% कर दी गई। और बड़ी बड़ी लग्जरी कारों की कम कर दी। पंपिंग सेट पे 28%। चौधरी साहब, वीरेंद्र सिंह जी, आप तो किसान हैं बहुत प्रतिष्ठित। पंपिंग सेट पे 28% जीएसटी, ट्रैक्टर पर 28% जीएसटी। कैसी किसान समर्थक सरकार है ये, जिस पे कोई जीएसटी नहीं होनी चाहिए, उस पर जीएसटी। और ये आगे बैठे हुए मंत्री जी इनको बताना आप, ये क्योंकि हम लोगों की बात तो कोई मान नहीं सकते।
आपने अपने चुनाव घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि हम किसान को उसकी लागत का 1.5 गुना मूल्य देंगे। लागत के लिए जो आपने कमीशन बनाया है कि कितनी लागत आई और उसके बाद वो एमएसपी तय करता है, वो मैंने तो एक बार सब मंगवा के देख लिया था। देते नहीं थे ये लोग, लेकिन जब ज़्यादा पूरी कमेटी एक तरफ हुई तो दीजिए, वरना हम लोग नहीं रहेंगे, न कमेटी के अध्यक्ष रहेंगे न कमेटी काम करेगी। तो आप बताइए कि ये निकालते कैसे हैं आप कीमत एमएसपी? तो एक एक चीज़ को उन्होंने बताया, एक एक चीज़ को, कि ज़मीन का इतना रेंट, उसका बच्चा काम करता है किसान का, बीवी काम करती है, वो काम करती है, बैल है तो बैल का, ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर का, और सीड का, पेस्टिसाइड्स ने बर्बाद कर दिया किसान को। एक चीज़ में भूला जा रहा था, इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज़ हुआ कि अभी पिछले कुछ वर्षों में एक सर्वे हुआ था, सैंपल सर्वे, तो उसमें पंजाब के पुरुषों के ब्लड में जो नॉर्मल पेस्टिसाइड का अंश होना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा था, उससे कई गुना ज़्यादा था। तो पेस्टिसाइड और ये सब बहुत इस तरह के, आपके आलू का वहाँ पर है, शिमला के पास एक जगह है खोखरी, उसमें इंस्टीट्यूट है, नए सीड्स नहीं तैयार कर पा रहे हैं अभी तक। जहाँ असिंचित ज़मीन है, ऐसी जिसमें पानी कम मिल पाता है, इस तरह की कोई सीड तैयार नहीं कर पाई आईसीएआर से हम लोगों ने बार बार कहा कि ऐसी रिसर्चेज कीजिए, आपके पास साइंटिस्ट हैं, कि पानी की कम ज़रूरत हो और पैदावार पूरी हो, इस तरह के गेहूं या वीट की फसल होनी चाहिए। तो गेहूं और उसकी पैडी की, और जो आप कर रहे हैं अभी, आपकी सरकार अभी कर रही है विभिन्न राज्यों में, उसकी वजह से एक दिक्कत और बड़ी भारी सामने आएगी। आप सब लोग जानते होंगे और न जानते हो तो जान लें कि इस देश में जितनी रेवेन्यू मिलती है गेहूं और धान से, लगभग उतना ही रेवेन्यू मिलता है दूध और मांस से, लगभग उतना ही। तो ये जो पशुधन है, जिससे इतने बड़े पैमाने पर रेवेन्यू मिलता है जितना पूरे देश में गेहूं और धान से मिलता है, वो इतना नेग्लेक्टेड है, और ये सब किसान से जुड़ा हुआ है। इसको अगर नेग्लेक्ट करेंगे तो किसान कहाँ से संपन्न हो जाएगा, गरीबी कैसे खत्म हो जाएगी? किसान या ये हमारी आर्थिक जो स्थिति है देश की, उसकी रीढ़ है किसान। हमारी नीतियाँ ये हैं कि कल बात मैंने थोड़ी सी कह दी थी, अब मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, कि दूध और मांस दोनों में आप देखिएगा एक आध साल के अंतर्गत कितनी बड़ी गिरावट आ रही है। एक मंत्री है हमारे इस देश की, उन्होंने एक आदेश करवा दिया कि कोई जानवर को बांध नहीं सकता है। ओके, एक मिनट साहब, लोगों को ये अंदाज ही नहीं, ये जानते नहीं है कि अगर गाय और भैंस को घर पे बांधेंगे नहीं तो उसका दूध कहाँ से आएगा? दूध खुली रहेंगी तो उसका बछड़ा, उसकी और पड़रा जो है वो पी जाएगा। तो बांध ही नहीं सकते आप। खेत रखाने के लिए लोगों को रात रात भर बैठना पड़ता है अब खेतों पर। मेरे एक मित्र हैं, स्टूडेंट था, बहुत अच्छी खेती करते, हमारे पास आए कि साहब पिछले साल मैंने मूंग की थी, 235 कुंटल हुई थी। उतनी जमीन, उतनी ही जमीन में इस साल केवल 35 कुंटल हुई। यानी क्यों? बोले इतनी बचा पाए, गाय भैंसें सब खुली रहती हैं तो रात रात भर जग के बचा पाए, तब इतनी हुई। 235 की जगह 35 कुंटल पे आ गई। व्यावहारिक अनुभव नहीं। खेत में अगर आप तार लगा दो तो पुलिस आएगी, किसान को गिरफ्तार कर ले जाएगी।
जो मेनका गांधी का आदेश, आदमी मर जाए लेकिन कुत्ता के चोट न लग जाए, न FIR हो जाए। खान मार्केट में रोजाना कुत्ता काट लेते हैं लोगों को, चारों तरफ लेटे रहते हैं। हमने एक बार पूछा दुकानदारों को, ये यार कुत्तों को हटाते क्यों नहीं? साहब आपके यहाँ एक मंत्री है मेनका, वो हटने ही नहीं देती, मुकदमा कर देती। उनके घर में चले आप सोफे पे। ये इतने जाने कैसे लोग हैं अनुभवहीन। मैं सब पे नहीं कहता, आप तो अनुभवी सब बैठे हुए, लेकिन जिनको आदमी से कोई मतलब नहीं, आदमी मर जाए, किसान की फसल खत्म हो जाए, लेकिन आप अपनी गाय भैंस को भी बांध नहीं सकते, सांकल नहीं लगा सकते, रस्सी नहीं लगा सकते। ये आदेश है, तुगलकी फरमान। और इसके बाद आप चाहते हैं कि किसान तरक्की करेगा, देश तरक्की करेगा। याद रखिएगा, चाहे जिस सेक्टर में कितनी ही तरक्की कर लें, जब तक किसान तरक्की नहीं करेगा इस देश की तरक्की नहीं हो सकती। बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू।